चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट इसका, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी को जो है इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक है जो वो शुरू कर देते हैं। तो हमने 13 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी किया था, तो इसको हम एक बार दोबारा कर देते हैं आपके लिए। तो इसमें हम दूसरा तरीका अपनाएंगे करने के लिए, पहले दूसरा तरीका था, अब दूसरा लगाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, नंबर डेंसिटी, यानी कि हमारे पास n होता है। नंबर डेंसिटी क्या होता है, n होता है हमारे पास। इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज टू बी, ये हमारे पास वैल्यू होगी हमारे पास नंबर डेंसिटी की। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, ये लेंथ आ गई हमारे पास वायर की, ऑफ इट्स अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये एरिया हो गया हमारे पास। कैरिंग ए करंट ऑफ 3.0 एम्पियर, ये दिया हुआ है हमारे पास। ये देखिए ये मीटर का स्क्वायर है हमारे पास, और ये 10⁻⁻⁶ दिया गया है, और ये है हमारे पास 10⁻28। तो इसमें आपको कन्फ्यूज मत होना। तो सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, हमें पता है जो करंट क्या होता है हमारे पास, NeAVD क्या होता है, NeAVD। और VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और लेंथ हमारी क्या है वायर की, L, और टाइम हमारे पास जो भी है दिया हुआ वो हमारे पास चलेगा। तो इसी इक्वेशन से हम I इस तरह से निकालते हैं, NeAL/D, ठीक है ना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है लेंथ ओवर टाइम टेकन, लेंथ ओवर टाइम टेकन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये वैल्यू हम फिर जो हमारे पास दी गई है वैल्यू वो हम सारी इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था सिंपल सा सॉल्यूशन। अब चलिए हम चलते हैं, हमारा जो 14th क्वेश्चन है उसमें ये कहता है द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁻⁹ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखे। देखिए ये सरफेस चार्ज उसके हमारे पास दी है डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी दी गई है, 10⁻⁻⁹, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, सिग्मा होगी। क्या होगी, ये सिग्मा, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा में लेते हैं, इसलिए क्या हो गया, सिग्मा हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट ड्यू टू लो कंडक्टिविटी ऑफ द लो एटमॉस्फेयर इन ए करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर। तो ये हमारे पास दी गई है कंडीशन ओवर द इंटायर ग्लोब, पूरे ग्लोब के ऊपर। तो करंट क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, आई हो गया, ये क्या हो गया, आई। और रेडियस हमारा क्या होता है, बताना क्या होता है, रेडियस होता है 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर, जो हमारा सरफेस का अर्थ है हमारे पास, उसका ये रेडियस है आर। तो वो बाद में करते हैं, पहले हम पॉइंट सारे लिख लेते हैं। आगे क्या कहता है ये, इफ देर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम, रफली बताना में, वुड बी रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को हम न्यूट्रलाइज करना है तो कितना टाइम लगेगा। दिस नेवर हैपन इन प्रैक्टिस बिकॉज देर इज ए मैकेनिज्म टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक चार्ज नेमली ऑफ कंटिन्यूअल थंडरस्टॉर्म, मतलब लेकिन ये संभव नहीं है, ये कहता है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते भी इसको हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया गया, इसमें नहीं दिया तो आपको इसको याद रखना है, 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर होता है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, रेडियस हो गया हमारे पास ये। अब सरफेस एरिया निकालेंगे अर्थ का, अर्थ का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है ना। ये रेडियस दिया गया और ये फार्मूला होता है, तो इससे हम सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकाल लेंगे।
क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि हमें टोटल चार्ज निकालना है, और टोटल चार्ज क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू में डेंसिटी होता है, सरफेस एरिया इंटू डेंसिटी, सिग्मा इंटू एस, ये फार्मूला होता है हमारे पास चार्ज निकालने का। तो इससे जो है हमारा चार्ज निकल जाएगा, याद नोट कर लीजिए, ये सिंपल सा फार्मूला हमारे पास चार्ज निकालने के लिए, सरफेस एरिया इंटू में डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ दी अर्थ सरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़िए क्या कहते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन द अर्थ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन टू द अर्थ सरफेस ड्यू टू विच द पॉजिटिव आयन्स ऑफ द एटमोसफेयर आर कॉन्स्टेंटली pumped in and an equivalent current of 800 एम्पियर इज established across the globe। तो इतना करंट जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द नेगेटिव चार्ज ऑन दी अर्थ, पहले हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए फिगर दिखाया गया हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से हमारी अर्थ की ओर चार्ज अट्रैक्ट होता है। तो हमने अभी बताया चार्ज क्या होता है हमारे पास, सरफेस चार्ज हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए यानी कि एरिया, तो ये हमारे पास सिग्मा इंटू ए, सिग्मा हमारे पास दिया है हमारी वैल्यू 10⁻⁻⁹ और ये हमारे पास सरफेस एरिया निकाल लेंगे 4πr² वाला फार्मूला लगा के। तो टोटल जब हम सॉल्यूशन में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूस करने के बाद। नाउ टाइम निकालना हमें न्यूट्रलाइज करने का। तो देखिए करंट क्यू क्या होता है हमारे पास, देखिए क्यू हमें पता आई इंटू टाइम इंटू आई लगा लो बस, ठीक है ना, आई इंटू टी, आई टी बोलते हैं, हम सीधा चार्ज निकालते हैं तो आई टी बोलते हैं। और यहाँ से जब हमें करंट निकालना है, कहाँ से निकालेंगे करंट, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी हमारी क्यू बाई टी, और फिर इसी से हम निकालेंगे टाइम। अब क्यू हमने अभी ये निकाला देखिए, ठीक है, और करंट हमारे पास दिया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम 283.3 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है भी 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF कितना है 2.0 ई हो गया हमारे पास, ये कैपिटल ई है, क्या है ये कैपिटल ई हो गया हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि EMF दिया गया है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर है, ये क्या है हमारे पास स्मॉल आर, ये क्या है स्मॉल आर ज्वाइन इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम आ जाएगा हमारे पास। व्हाट आर दी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो गया, हमें ये 2 पॉइंट निकालने। देखिए हमें पता है करंट का फार्मूला हमने कई बार आ लिया, ये इसको इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर होता है, ये फार्मूला है हमारे पास करंट का, ठीक है ना। तो ई भी दिया हुआ है कितना है 2.0, ई कितना दिया हुआ है 2.0, ये दिया हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया हमारे पास और इंटरनल ये हो गया, ठीक है। तो वही हमारे पास आई क्या होता है ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो ये तीनों वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली, ये और ये तीनों को जब हम पुट करेंगे तो करंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्या आ जाएगा करंट यानी कि आई आ जाएगा। अब निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या होती है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो ये दो फार्मूले इसमें लगेंगे हमारे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए एक बार कैसे हल किया हमारे पास। कितने सेकेंडरी सेल हैं 6, EMF कितना है सबका 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना है ये, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है ये 8.5। लेट आई बी दी करंट ड्रॉन इन दी सर्किट, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे जो अभी किया था। तो ये निकाल लिया, जो अभी निकाला था हमने, वही ई वाला फार्मूला लगा के आई इक्वल टू ई प्लस आर वाला। और ये देखिए टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास ये है, तो टर्मिनल वोल्टेज इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दो फार्मूले इसमें दिए गए, एक मैं साथ साथ आपको दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आप नोट करते रहिए। अब बी पॉइंट इसमें क्या निकालना है, बी में क्या कहते हैं
ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओहम। अब यहाँ पे देखिए V तो हमने निकाल ही लिया, E कितना है यहाँ पे 1.9, E कितना है 1.9, EMF दिया हुआ इसने 1.9, ठीक है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R कितना है 380, ये दिया, 2 पॉइंट दिया है ना। मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रान कोरस्पॉन्डिंग टू 0 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देयरफॉर वो क्या करते हैं हम डिवाइड करके लेते हैं ना, यानी कि 1.9 डिवाइड बाई 380 आ जाएगा। इसको हम E/R लेते हैं, क्या लेते हैं E/R, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.005 आ जाएगा, 0.005। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब ए मोटर जो होती है हमारी, ए मोटर नीड्स ए करंट ऑफ 100 एम्पियर, आपको पता है, आर सो फॉर ए फ्यू सेकेंड, हैंस इट कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव द स्टार्टिंग ऑफ ए मोटर कार। तो इसको मोटर कार को स्टार्ट करने के लिए नहीं किया जाए। तो अब देखिए दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कराते हैं फटाफट। EMF हमारे पास ही हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, आई हम ऐसे निकालते हैं तो 0.005 एम्पियर हमारे पास ये हो गया। अब पॉइंट क्या बनता है इसमें, मोटर रिक्वायर्स ए लार्ज वैल्यू ऑफ करंट टू स्टार्ट। तो उसको जब हमें कोई मोटर चलानी है तो लार्ज वैल्यू हमें करंट की जरूरत चाहिए होती है। हैंस दिस सेल कैन नॉट बी यूज फॉर ए मोटर ऑफ कार, क्योंकि करंट बहुत कम है तो इतने करंट में वो नहीं चलाई जा सकती। मैक्सिमम करंट ड्रान फ्रॉम द बैटरी व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टेस्टेड टू बी 0 टू स्टार्ट ए कार, करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 एम्पियर की हमें जरूरत पड़ती है यदि हमें कार को स्टार्ट करना है, इज नीडेड। सो बैटरी मेंशन अबो कैन नॉट यूज फॉर ड्राइविंग पर्पज। अब देखिए हमारा 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर हमारे पास इक्वल लेंथ ही है, वन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ द कॉपर वायर हैव द सेम रेजिस्टेंस, दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। हमारे पास 2 वायर हैं, ध्यान से देखिए। कहते हैं विच ऑफ द वायर, जो दोनों वायर है उसमें से कौन सी लाइटर है कौन सी हल्की है, एंड एक्सप्लेन भी करना है हमें वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। जो हमारी जो आपने देखा हो ना पिलर होते हैं, खंबे होते हैं, जो मेन लाइन होती है, तो वहाँ एल्यूमिनियम की हम वायर यूज़ करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपको लेंथी लगेगा लेकिन हम इसमें हम कर देते हैं एक बार। तो इसमें जो है आप हमारे पास कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, ये हम बता देते हैं। इसमें रो यानी कि डेंसिटी एल्यूमिनियम की आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको। 2 नोट कर लीजिए कॉपी पे अपनी, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओहम होती है, ठीक है। और कॉपर की होती है 1.72 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हमारी होती है 2.7 और कॉपर की होती है 8.9। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप ध्यान से, दोबारा बोल देता हूँ मैं, दोबारा देखिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7, ठीक है, और कॉपर की होती है हमारी 8.9। तो ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। और जो उनकी डेंसिटी है हमारी एल्यूमिनियम की 2.63 इंटू 10⁻⁸ और कॉपर की हमारे पास होती है 1.72 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अब मान लो हमारे पास, चलो इसी में कर देते हैं जो इसके अनुसार दिया हुआ है। देखिए मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और डेंसिटी और वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ, ये होता है। ध्यान से देखिए, एक ही पॉइंट में आपका ये सवाल जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो दूसरी किताब है वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा इसको सॉल्यूशन में लिया गया है, तो आपको बिल्कुल आसान बता देते हैं। ये देखिए, ये इसको ध्यान कर लीजिए, टेकिंग द रेस ऑफ देयर मासेज फॉर द सेम लेंथ, ठीक है। तो उनकी हम क्या लेते हैं, रेसो लेते हैं। तो जब हम रेसो कैसे लेंगे, देखिए हम रेसो आपको निकाल कर दिखा देते हैं एक बार। रेसो ऑफ द मास हम कैसे निकालेंगे, m1 डिवाइड बाई m2, m1 डिवाइड बाई m2, और वो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना। तो D1 दी हुई है और D2 दी हुई है, दोनों की डेंसिटी दी हुई है ना। पहले की डेंसिटी हम बुक में से आप देख सकते हैं डेंसिटी, या गूगल पे सर्च करके डेंसिटी आप याद करके लिख सकते हैं। 2 हमारे पास 7 इंटू में 10⁻³ हो जाएगी एल्यूमिनियम की,
ठीक है ना, 10⁻³ ये हो जाएगी हमारे पास एल्यूमिनियम की। और कॉपर की हमारे पास क्या हो जाएगी डेंसिटी, उसमें भी हम जो दिया हुआ था ना कितना दिया 2 सॉरी उसकी हमें निकालनी है, कॉपर की तो ये दी और एल्यूमिनियम की निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम एल्यूमिनियम वायर के लिए पहले हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, अगला चलते हैं। D1 लेंगे पहले, क्या लेंगे D1, तो वो हमारे पास दिया है 2.7, कापी ले लीजिए आप, नोट कर लीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ होता है हमारे पास, ठीक है। अब रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम हमारी क्या क्या होती है, लिख लीजिए कॉपी पे, 2.63 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रो इंटू L बाई, वही फार्मूला लगाना हमने, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो रो हमारे पास दे ही रखी है 2.63 इंटू 10⁻⁻8, L हमारे पास नहीं है और एरिया भी नहीं है हमारे पास, तो ये यहाँ से अब M1 निकालेंगे। इसी प्रकार हम कॉपर के लिए लेके चलेंगे, उसमें भी यहाँ पर R1 ले लीजिए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे R1 ले लें और यहाँ पे A1 ले लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। दूसरे में अब R2 लेके चलेंगे, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A2, इसमें आप ये लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों जगह से हम क्या ले लेंगे R1 और R2 आपका आ जाएगा। अब निकालेंगे मास यानी कि M1, वो क्या था एरिया इंटू लेंथ, अभी हमने किया ना, ये देखिए मास क्या होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये ध्यान रखना, मास यही निकालना है हमने, M1 और M2 निकालना है। क्या निकालना है, M1 और M2 निकालना है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी हमारे पास है, एरिया हमारे पास है और लेंथ भी हमारे पास है। तो इस तरह से दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। Therefore, for the same resistance and length, aluminium wire is lighter. Since aluminium wire is lighter, it is used as a power cable. अब 17 क्वेश्चन देखिए कितना आसान, हमारे पास टेबल दी गई है, ये करंट है, देखिए ये वोल्टेज है, तो ये करंट और ये वोल्ट, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास I है और ये V है, और यदि हमें R निकालना है तो V बटे I होगा, यानी कि इसके बटे ये, यानी कि डिवाइड में, ठीक है ना। और ये 7.87 डिवाइड बाई 0.4, तो इनको आप सभी को डिवाइड कीजिए, ये आपने सभी डिवाइड करने हैं फार्मूला लगा के। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर लगभग ये आएगा, हैंस द रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन फॉलो ओम्स लॉ। तो ये हमारे पास आंसर इसका बनता है। अब 18 क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। तो देखिए चलते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्टेडी करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक्सप्लेन विच ऑफ दीज क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हमारा इसका, ये देखिए, द करंट विल बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज गिवन टू बी स्टडी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A होता है, विल नॉट बी कांस्टेंट इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेरिएबल इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास वेरिएबल है दोनों। अब हमारे पास ये देखिए I बटे A इजिकल टू E इंटू सिग्मा, ये फार्मूला है हमारे पास। E निकालेंगे ऐसे, और E भी क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। तो ड्रिफ्ट स्पीड आल्सो चेंज इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो ये हम J जब निकालते हैं तो हमारे पास NEVD का फार्मूला होता है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने हैं तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए दोबारा,
A steady current flow in a metallic conductor of uniform cross section. Which of the following quantity is constant along the conductor? current density, electric field. अब हमने जो है आगे वीडियो में आपने देख ही लिया. तो एक्सेप्ट करंट, the value of all the quantity depends on the area of cross section of the conductor, hence only current remain constant when it flows through the conductor of non uniform area of the cross section. तो इनमें से सिर्फ करंट ही एक ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास. सेकंड क्वेश्चन देखिए, इज ओहम लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट? इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच इज नॉट ओबे ओम लॉ. अब भाई ये तो हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में. नहीं, नो आंसर है ना इसका. नो, ओम्स लॉ इज नॉट ओबे बाय ऑल एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल वैक्यूम डायोड ट्यूब और सेमीकंडक्टर के लिए ये काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता. अब दूसरा इसमें क्या आंसर देता है देखना. ये देखिए यही है ना. ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ इन द नेचर, इट इज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड. सेमीकंडक्टर डायोड ट्रांजिस्टर देयर मिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या पूछता है. ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई. क्वेश्चन समझ में आया. ये कहता है ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस वाई. भाई रेजिस्टेंस लो होना चाहिए. कारण क्या उसका, सीधी सी बात है. मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए वोल्टेज सप्लाई हम किस तरह से देते हैं, आई इज इक्वल टू ई बटे आर होता है हमारे पास. आई इज इक्वल टू देखिए ई डिवाइड बाई आर होता है. यही होता है ना. यानी कि इन्वर्सली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम हो जाएगा. ये देखिए इस रिलेशन के हिसाब से, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज करते. क्लियर है बात ही. अब आंसर की बात चलता है हमारा. क्या कहता है, इफ़ EMF सप्लाई बैटरीज E और इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर देन करंट थ्रो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. हमने अभी देखा है. तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला. हमने E बटे आर लिया है, बात वही चलेगी क्योंकि वैसे ही प्लस है ये, तो ये हम नहीं यूज़ कर सकते. अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं. ए हाई टेंशन HT जो वायर होती है हमारी पावर सप्लाई की, सप्लाई ऑफ से 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई. अब ये कहता है मान लो लार्ज सप्लाई हमें देनी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हाई होना चाहिए. क्यों? कारण क्या है, इफ़ द सर्किट कंटेनिंग द हाई टेंशन सप्लाई गेट्स शॉर्ट सर्किटेड एक्सीडेंटली. अगर मान लो बाई चांस उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, द करंट इन द सर्किट विल नॉट एक्सीड द सेम लिमिट इन केस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ हाई टेंशन सप्लाई इज वेरी लार्ज. तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. ठीक है ना, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करते. तो एक बार पढ़ लीजिए. ए हाई टेंशन सप्लाई द इंटरनल रेजिस्टेंस इज मेड लार्ज बिकॉज इफ एक्सटर्नली शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस द एक्सेसिव करंट प्रोड्यूस शुड नॉट क्रॉस द सेफ्टी. अब क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा आसान है बिल्कुल. देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. करेक्ट आंसर हमें छांटने हैं इसमें से. तो पहला क्या दिया गया है, alloy of metal have greater या less resistivity than that of their constituent metal. बताइए, अब सोचिए एक बार. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये. तो इसमें हम ग्रेटर लेंगे या लेस लेंगे, बताओ. तो इसमें क्या आएगा, ग्रेटर आएगा. ठीक है. दूसरे में ग्रेटर आएगा. और अभी दूसरा पढ़ते हैं पहले हम. alloy usually have much lower temperature coefficient of resistance than pure metal. क्या होता है alloy का, लो टेम्परेचर होता है. इसलिए हमें बात की थी ना, तो हम रजिस्टर जो बनाते हैं वो alloy के बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें उसका टेम्परेचर डाउन करना है. तो टेम्परेचर डाउन होगा तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, रजिस्टिविटी ऑफ alloy
मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें बताओ इंडिपेंडेंट होगा या इंक्रीज होगा, क्या पॉइंट आएगा इसमें? नियरली इंडिपेंडेंट, क्या आएगा? नियरली इंडिपेंडेंट होती है हमारी रेजिस्टिविटी इनकी। फोर्थ में रेजिस्टिविटी ऑफ ए टाइपिकल इंसुलेटर एग्जाम्पल एम्बर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाई ए फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻22 या 10⁻3। तो इनमें से आंसर एक है, कौन सा है हमारा? तो हमारे पास क्या आएगा? 10⁻20। तो अब सॉल्यूशन में एक बार देख लेते हैं क्या क्या आंसर दिया इसने। alloys of metal usually have greater resistivity than that of constituent metal. Alloy usually have much lower temperature coefficient of resistance than pure metal. Resistivity of alloy magnet is nearly independent of the increasing temperature. Fourth में resistivity of typical insulator is greater than that of metal by a factor of order 10⁻22। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए, जो हमारा चैप्टर है यही तीसरा वीडियो हम इसमें लेकर आएंगे। तो तब तक आप ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान चैप्टर है हमारा, आसान तरीके से आपको कराया गया है। तो चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर।